अस्सलाम वालेकुम बाबा। दरवाजे को खोल वो मध्यम आवाज में बोली। इसकी आवाज पर बेड पर नीम दराज कंवल बेगम ने हाथ आंखों से हटाए उसे देखा, जो जर्द रंगत में मुरझाई सी दरवाजे के बीच खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, इधर आओ मेरी जान। सोफे पर बैठे अली इसकी आवाज सुनते ही तड़पे जगह से उठे थे। अकीदत ने एक नजर माँ के सद बेतासर चेहरे को देखा और फिर धीमे से कदम उठाए बाबा के करीब गई, जो कल से इसकी फिक्र में हलकान हो रहे थे। है अपनी चोट तुम्हारी चोट कैसी है अकीदत? इसके होंठ और चेहरे पर नील के निशानात देख अली ने मुतफक्कर से लहजे में पूछा। कंवल मुकम्मल तौर पर खामोश थी और यही खामोशी अकीदत को डरा रही थी। बाबा एक्सीडेंट हो गया था तो इस वजह से वो लबों पर जबान फेरती हल्की सी आवाज में मनमनाई। आप जानते भी हो अकीदत कितने परेशान थे हम कल से। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? कुछ सोचा है आपने? अली ने एक नज़र बीवी को देखा, जो सद चेहरे से दीवार को दूर रही थी। इसकी खामोशी अली को आने वाले किसी खतरे की भनक दे रही थी, जब भी वो खुद ही अकीदत को डांट रहा था। अकीदत ने सर झुका लिया। सॉरी बाबा, वो जानती थी इसकी गलती है। इसने सोचना चाहिए था इसके माँ बाप कैसे इसके लिए परेशान हो रहे होंगे, और वो इनकी परवाह किए बिना यूं ही हॉस्पिटल पहुंच गई। और फिर वहां से वो सब कुछ हो गया जो एक भयानक ख्वाब की तरह था। अली ने उसे आंखों से इशारा किया तो अकीदत फौरन से समझती कमल की तरफ देखने लगी। सॉरी मम्मा, उसने मोहब्बत से माजरत भरे लहदास लहजे में कहा। कंवल बेगम अभी तक खामोश थी। तुम जाओ बेटा, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। कंवल बेगम की मुकम्मल खामोशी अली को डरा रही थी। वो जल्द से जल्द अकीदत को कमरे से भेजना चाहते थे। अकीदत बाबा के कहने पर सर को हाँ में हिलाते कमरे से जाने लगी। रुको एक मिनट। कंवल बेगम की आवाज पर दरवाजा खोलते अकीदत के हाथ थमे। उसने गर्दन मोड़े हैरानगी से बाबा को देखा और फिर कंवल बेगम को। तुम्हें देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं। अब से तुम्हारी पढ़ाई बंद। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ, और ऐसा ही होगा। अकीदत की तरफ देखती वो बिल्कुल सख्त लहजे में बोली। अकीदत ने बेयकीनी से इन्हें देखा और फिर अपने बाबा को। मगर मामा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इनकी बात काटती वो गुस्से से चिल्लाई थी। अली साहब खुद हक्का बक्का सा कंवल बेगम को देख रहे थे। तुमसे पूछा नहीं, मैंने बताया है। जाओ अपने रूम में, वो सख्त लहजे में से घूरते हुए बोली। अकीदत हैरत जद सी माँ को देख रही थी। अगर आपको लगता है कि आप जबरदस्ती मुझे फोर्स कर लेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। वो कमरे से निकलती इन्हें वाज़ेह तौर पर बता चुकी थी कि वो किसी भी तौर शादी नहीं करेगी। कंवल बेगम ने जवाबन कुछ ना कहा। कंवल, क्या है ये सब? अब तुम जबरदस्ती करोगी मेरी बेटी के साथ? अली अकीदत के जाते ही इन पर बरस पड़े। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कंवल बेगम इतना बड़ा फैसला किए बैठी होंगी। वो तुम्हारी बेटी नहीं है अली। कंवल बेगम ने जताते कुछ खुद खरे लहजे में अपने लफ्ज पर जोरते कहा। अली साहब का चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ा। ये तुम क्या कह रही हो कंवल? वो बेयकीनी से उनके सामने होते इस्तफार करने लगा। कंवल बेगम काफी टूट फूट की शिकार थी। लब ले भेजे वो नजरें चुरा गई। मैं मानता हूँ कि ज़यान से अकीदत को छीनने का मकसद सिर्फ उसे नीचे दिखाना था, मगर मैंने कभी उसे अपनी औलाद से कम नहीं माना। इनके लहजे में वाज़ेह दुख था। आज इन्हें अपनी ही मोहब्बत का सबूत बोल कर देना पड़ रहा था। ज़ियान मलिक को तबाह करने में तुमसे ज़्यादा कसूरवार मैं हूँ अली। मैंने उस शख्स की खलूस भरी मोहब्बत चाहत को ठुकरा दिया, और जब तुम्हारे पास आई तो 20 साल के अरसे में तुमसे सब कुछ छीन लिया मैंने। जिस दौलत पर मुझे नाज था, ना तो वो दौलत रही और ना ही कोई अपना। औलाद का सुख तक नहीं देख सकी मैं तुम्हें, और मैं जानती हूँ कि अकीदत को तुमने अपनी औलाद की तरह पाला है, मगर सच यही है कि वो तुम्हारी औलाद नहीं। अकीदत और साहिर मेरी औलाद हैं कंवल। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इतने बरसों की जिल्लत भरी ज़िंदगी ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी है। मुझे खुदा से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास औलाद है, चाहे वो दोनों मेरा खून नहीं, मगर मेरे लिए वो मेरी औलाद है और मैं इनका बाप हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ अली कि वो मेरे दिल में जो फांस अटका है वो ज़बान पर ना आ जाए। मेरा दिल अनजाने ख्वाहिशात में घिरा रहता है। मैं बस उसे अपने घर का कर देना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते, अगर वो मुझसे बदगुमान हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कंवल बेगम ने तड़पते हुए कहा था। सीने में छुपा खौफ आज लफ्ज़ों की बोली से ज़बान से अदा हो रहा था। कुछ ऐसी ही हालत अली साहब की भी थी। ये सच था कि वक्त ने और ज़माने ने इन्हें इतनी ठोकरें मारी थी कि आज वो अपनी
غلطیوں پر بے تحاشا روتے تھے، مگر جہاں بات عقیدت کی تھی وہاں وہ دونوں بے بس ہو جاتے تھے۔ 10 سال تک اسے سینے سے لگائے پالا تھا، اور پھر ساحر کو گود لینے کے بعد بھی یہ محبت کم نہیں ہوئی تھی بلکہ بڑی تھی۔ اب اس کی نفرت کا سوچتے ہی ان دونوں کا خون خشک ہونے لگتا تھا۔ کنول بیگم نے ذیان ملک کو دولت کے لالچ میں چھوڑا تھا، مگر اس شخص سے جیسے ہی اس کا نام جدا ہوا تو ان کے پاس نہ تو دولت رہی تھی نہ ہی سکون۔ علی چاہے اس کے ساتھ تھا، مگر اب ذیان ملک کی بے انتہا اور بے غرض محبت کی کمی انہیں ہر جگہ محسوس ہوتی تھی۔ ذیان سے جھوٹ بول کر اسے اس کی اولاد سے جدا تو کر دیا تھا، اب خدا نے انہیں پوری عمر بے اولاد رکھنے ایک سزا دی تھی کہ وہ آج اپنے کیے گناہوں پر پچھتاتی تھی۔ جب وقت خاص سے نیت کی مان پھسل جائے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ وہ نہیں مانے گی۔ سوچوں کے بھنور میں بہتے وہ ٹھنڈی سانس بھرتے کنول بیگم کو دیکھ کر بولے تھے، آپ منا سکتے ہیں اسے علی، اور آپ کو منانا ہوگا اس سے پہلے کہ کوئی طوفان اسے ہم سے دور کر دے۔ میں اسے کھو نہیں سکتی۔ شکست خوردہ سی کیفیت میں کھڑی وہ عورت کہیں سے بھی وہ حسین جوان دشیرہ کنول فیاض ملک نہیں لگتی تھی۔ علی شاہ کو جا رہے ہو تم؟ ہاں، مگر کیوں جانا ضروری ہے؟ اس لیے میں نے کچھ کیا ہے کیا؟ اس کا لہجہ ریندا ہوا تھا، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بیگ کی زپ لگاتے راب اس کے نیم لہجے پر چونکا اور پھر ایک دم اسے مڑا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے قدم منت کی جانب بڑھائے۔ سفید ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں وہ رونے سے سرخ ہوئے چہرے سے آنسوؤں کو گالوں سے رگڑتی سے شکوہ کنار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ بھی میں بتاؤں کہ کیوں رو رہی ہوں؟ میں شہادت کی انگلی سے ناک کو کلیئر کی طرح کھینچتے صاف کرتی وہ کچھ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی۔ راب گڑگڑایا، ہاں بھلا لڑکیوں سے ان کے ناراض ہونے کی وجہ تھوڑی پوچھی جاتی ہے۔ اس نے سوچتے سر کو جھٹکا اور ہاتھ سینے پر باندھے اپنے جوتوں کو گھورنے لگا۔ واپس کب آؤ گے؟ 2-3 دنوں تک، اس نے گہری سانس بھرتے کہا۔ شکر تھا کہ وہ اب اس کے جانے کے متعلق ایگری ہو چکی تھی۔ میری شادی میں تو آؤ گے نا؟ آنکھوں میں بازو سے صاف کرتی وہ سیاہ جھیل سی آنکھوں میں خوف لیے پوچھ رہی تھی۔ راب کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکالتے ہاتھ میں مسل ڈالا ہو، اوپر سے ستم یہ کہ وہ داس بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ایسے گھبرائیں نہیں منت، ماموں جانتے ہیں میں بس ٹور پر دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، کچھ دنوں میں آ جاؤں گا، اور ویسے بھی آپ کی شادی کو ابھی کافی وقت ہے۔ ہاں وقت تو ہے، مگر تم جانتے ہو کہ مجھے ہر ایک چیز تمہارے ساتھ کرنے کی عادت ہے۔ تم نہیں ہوتے تو کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، اور اب شادی کیسے کروں گی اگر تم نہ ہوئے تو؟ منت کا اپنا ہی لاجک ہوا کرتا تھا۔ اسے ہر جگہ ہر وقت راب خاندادہ اپنے ساتھ چاہیے تھا، مگر اس کی یہ ضد یا پھر یہ عادت راب خاندادہ کو کیسے گھائل کرتی تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔ شادی تو آپ کی ذکی سے ہو رہی ہے، اور وہ تو ہوگا ہی آپ کے ساتھ۔ جانے کیوں اسے اپنے لہجے میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا، جلنا یا پھر حسد کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، مگر اسے رشک ضرور تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ منت شاہ جس کا بھی نصیب بنتی، اسے خود پر اپنی قسمت پر ناز ہوتا، جیسے اس وقت راب کو ذکی پر ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی جگہ ہے راب، اور تم اپنی جگہ ہو۔ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، اور میری شادی کی ساری رسمیں تم نے کرنی ہے۔ وہ اسے اپنا کئی بار بولا جملہ یاد دلا رہی تھی۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم چھوٹے ماموں اور عقیدت کو بلا سکتے ہیں آپ کی شادی پر، پھر آپ کا بہن نہ ہونے کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ اب بیگ کو اٹھائے کندھے پر ڈالتے مشورہ دینے لگا۔ منت کو اس کا مشورہ پسند آیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ راب کی وجہ سے اس کا خاندان کبھی ان کے گھر نہیں آئے گا، مگر وہ راب کو جتا کر اسے پھر سے دکھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں میں بابا سے بات کروں گی، تم اپنا خیال رکھنا اور مجھ سے بات کرتے رہنا، اور اگر کوئی اچھی سی لڑکی ملی تو بھگا لانا، شادی میں کروا دوں گی۔ وہ فخریہ کالر جھاڑتی مسکراہٹ چھپائے بولی تو راب کے لبوں پر مسکان بکھری۔ اگر ملی تو ضرور لاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتا بیگ کندھے پر ڈالے وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ تو وقت بتانے والا تھا کہ راب خاندان کی روح چھلنی کرنے والی کتنی تکلیفیں تھیں جو اسی گھر سے اسے بہت جلد ملنے والی تھیں۔
हाय बिलाज, ये लड़की कौन है? मैं तुम्हें बात करता हूँ। शिजा अपने कंधे पर रखे शिजा के हाथ को झटकते बिलाज जरा तंदुरी से बोला। चाहत की काले से लबरेज से आंखें इस पैंट शर्ट में मुबलिस लड़की पर थी जो बिलाज को घूर घूर कर देख रही थी। ओह, क्या ये बहन है तुम्हारी? वो बिलाज के इग्नोर करने पर चाहत को सर पर पैर घूरते हुए बोली। चाहत का चेहरा गुस्से से लाल भड़का हो गया। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इनकी क्या लगती हूँ? आप काम करें अपना। जुबान पर काबू पाने की कोशिश करने के बावजूद भी इसकी जबान से फिसला था। बिलाज ने अब्रुएं उचकाते गर्दन घुमाए उसकी सुर्ख तपते चेहरे को देखा। ओह, मतलब कि फैंसी है ये तुम्हारी? शिजा को चाहत का टोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एक मुद्दत से वो बिलाज सिकंदर के पीछे पागल थी। उसे हर तरह से राग़ब करने की कोशिश के बावजूद भी वो नाकाम ही रही थी। और अब जब एग्जाम के बाद बिलाज को किसी लड़की के साथ यूनी में देखा तो वो खुद ही इसके पास आई थी जब बिलाज चाहत को गाइड कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिलाज ने माथे पर लकीरें खींचते हुए कहा, मगर जल्दी हमारी शादी होने वाली है। मैं बिलाज के चचा की बेटी हूँ। अब आप अभी यहीं हैं ना यूनिवर्सिटी में? वैसे मैं भी यहीं पढ़ रही हूँ। आपको बताऊंगी शादी का, आप भी ज़रूर आना भाई की शादी पर। चाहत की कैंची की तरह चलती ज़बान ने एक बार फिर से अपने गुण दिखाए थे। शिजा के साथ साथ बिलाज खुद भी उसे हक्का बक्का सा देख रहा था। क्या चीज़ थी वो लड़की? उसके सामने खड़ी वो उसी की मुतालिक इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी और सेकंडों में उसे शिजा का भाई बना दिया था। तुमने बताया नहीं कभी बिलाज कि तुम एंगेज हो? शिजा का उतरा चेहरा इस बात की गवाही था कि उसे चाहत की बताई बात का कदर बुरी लगी थी, खास तौर पर भाई कहना। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं कभी तुम में इतना इंटरेस्ट ना लेती। खैर, मुबारक हो तुमको मंगनी की। मैं चलती हूँ। शिजा एकदम से उदासी से गोया हुई और साथ ही माजरत और मुबारकबाद देते वहां से खामोशी से निकल गई। बिलाज ने हैरानगी से इस लड़की को जाता देखा। ये वही लड़की थी जो इसकी मोहब्बत का दम भरते नहीं थकती थी और अब चंद पलों में ही कैसे उसे मुबारकबाद देती वहां से चली गई थी। बिलाज ने ताज्जुब से सर को झटका। आजकल के दौर में मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल बनकर रह गया है। मोहब्बत का मैंने इसका मतलब समझना जरूरी नहीं रहा। बस जो अच्छा लगा उसे कह दिया कि हमें तुमसे मोहब्बत है। बिलाज ने मुड़ते चाहत को देखा जिसकी भतीजी इसके देखने पर सिमटी। क्या देख रही हैं? मैंने तो आज आपकी जान बचाई है। देखा कैसे ऐसी होती है मोहब्बत। शादी का सुना तो कैसे भाग गई। अब ये आपको कभी तंग नहीं करेगी बिलाज साईं। वो सांस लेने को रुकी। किताबों का गिरफ्त मजबूत हुई थी। मगर तुमने झूठ क्यों बोला चाहत? वो हाथ सीने पर बांधे उसे घूरते हुए पूछने लगा। मुझे देरी हो रही है, सर आ गए होंगे, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो बिना उसकी बात का जवाब दिए हमेशा की तरह भागी थी। गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। कई लोग मुड़ते से आ गाड़ी को देख रहे थे। आज पंचायत का दिन था, एक अहम फैसले का दिन। वो मखसूस वक्त पर जिरगे में पहुंचने के लिए वहां से निकला था और अब भी एक नज़र कलाई पर मौजूद घड़ी पर वक्त को देख वो बाहर दुखते सर सब खेतों को देखने लगा। सोचे इस वक्त कहीं और अटकी हुई थी, मगर वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता था। गांव के बाहर बड़कर के बड़े से पेड़ से कुछ फासले पर गाड़ी रुकी थी। वहां मौजूद लोग जो सरदार के इंतजार में बैठे थे, गाड़ी की आवाज पर सभी ने गर्दनें घुमाए पीछे को देखा जहां वो स्याह गाड़ी से निकलता कोट के बटन बंद करता आगे बढ़ रहा था। गौहर दूर से ही उसे देख भागते इसके पीछे चलने लगा। दाजान समेत गांव का हर छोटा बड़ा इसके एहतराम में ताज़मिया खड़ा हुआ था। शमशेर की बेतासर निगाहें औरतों के झुंड में रोती हुई लड़की पर थी जिसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ था। अनाबी लबों को भेजिए वो अपने मखसूस निश्च तक पहुंचा। इसके बैठने के बाद बाकी के सरदार और गांव के लोग बैठ गए। कमाल फरीद का, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? शमशेर की सद आवाज वहां गूंजी। लोगों ने खौफजदा निगाहों से कमाल को देखा जो एक तरफ सर झुकाए बैठा था। सरदार, मैं गुस्से में था, इससे पहले कभी हाथ नहीं उठाया छम्मी पर। कमाल फरीद ने झुके सर में हाथ जोड़े कहा था, किस बात का हिस्सा था तुझे?
किस बात का गुस्सा था तुझे? वो सुर्ख आंखों में उसे घूरते सद लहजे में घबराया था। हाथों की मुट्ठियां भीजी हुई थी जिसे वो अपने शिकार को दबा रहा था। वो सरदार, मेरे बड़े भाई ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक ही टुकड़ा था पास जिस पर बड़ा भाई काबिज हो गया है। घर में फाके पड़ गए हैं, खाने को कुछ भी नहीं, और ऐसी हालत में मेरा गुस्सा छम्मी पर निकल गया। वो बेबसी की हालत में शमशेर की जानिब देखते नजरें झुका गया। शमशेर ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की, अगर तुम्हारी जमीन पर कोई काबिज हो गया था तो तुम्हारा काम बनता था कि तुम मेरे पास आओ। इस गांव का हर फैसला करने वाला मैं हूँ, यहाँ का सरदार। शमशेर की आवाज पर वहां मौजूद सभी दम साध गए। इससे पहले किसी सरदार ने इस कदर सख्ती नहीं दिखाई थी। गरीब का माल, इसकी जमीन जागीरों के कब्जे में पड़ी रहती थी, मगर यहाँ वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े और बीवी पर हाथ उठाने के मामले को पंचायत में ले आया था। फरीद का बड़ा भाई कौन है? शमशेर ने बुलंद आवाज में सद निगाहों से वहां बैठे लोगों को देखा। अगर खुद उठोगे तो सजा में कुछ कमी हो जाएगी, अगर मैंने उठाया तो खाल उधेड़ दूंगा। खामोशी को तोड़ती शमशीर की गड़गड़ाहट पर लोग हरासा से आगे पीछे देखने लगे। वही शमशेर की सब्ज निगाहों में खून तैरने लगा। इसकी निगाहें वहां बैठे सबसे आखिर में उठते एक आदमी पर ठहरी, जिसका चेहरा पसीने से तर था, टांगे और वजूद कपकपा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? शमशेर के पूछने पर सभी ने गर्दनें मोड़े पीछे खड़े जमाल फरीद को देखा। जमाल फरीद, वो बमुश्किल से बोला था। पंचायत के मुअज़्ज़ज़ लोग पहलू बदल रहे थे, अपनी गर्दनों के गिर्द कसता पट्टा सभी का सांस तंग किए हुए था। ये जमीन किसकी है? शमशेर ने उसे खून आशम निगाहों से घूरते हुए पूछा। जी सरदार, कमाल की है, मैंने बस फसल की उगाई के लिए ली थी। जमाल की मरी हुई आवाज पर शमशेर के माथे पर बल तेजी से बढ़े। क्या तुम्हारे पास जमीन नहीं अपनी? सरदार, एक किला जमीन है जमाल फरीद की, और जिस जमीन की ये बात कर रहा है वो कमाल की है, जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा किया है। गौहर की ऊंची आवाज में बताने पर जमाल का चेहरा लट्ठे की मान सफेद पड़ गया। जो लोग अल्लाह की जमीन पर इसके बंदों के लिए जगह तंग करते हैं, अल्लाह बरोज़ महशर उसके लिए जगह तंग कर देगा। जब तुम्हारे पास इतनी जमीन पहले से मौजूद है तो तुमने क्या सोचकर कमाल फरीद की जगह पर कब्जा किया? वो संजीदगी से जमाल को देखते सख्त लहजे में बोला। जमाल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जमाल फरीद ने नाहक कमाल फरीद की जमीन पर कब्जा होने की कोशिश की है। आप सबकी नजर में ये मामला छोटा होगा, मगर एक ऐसा मामूली किसान जिसके 4 बच्चे और एक बीवी बमुश्किल से अपना वक्त इसकी जमीन से मिलती आमदन पर होता करते हैं, इनका क्या होगा जब इनसे जिंदगी की जमा पूंजी वाहिद रोजगार भी छीन लिया गया? हम सब इंसान हैं, दूसरों के एहसास करना हम सब का फर्ज है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खतबे में ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, ना ही किसी अरबी को अजबी पर और ना ही अजबी को अरबी पर। अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं। अगर किसी को फजीलत मिलेगी तो इसकी नेकियों इसकी तकवा की वजह से मिलेगी। फिर ये आप में से कोई या फिर मैं किसी पर जुल्म करने के रवादा नहीं। ये एक गांव है, जब तक आप लोग एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे की तकलीफों को समझेंगे, कोई भी बुरा वक्त ऐसा नहीं आएगा जब भूख के डर से कोई शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाए। शमशेर की कही एक बात वहां मौजूद सभी के ज़मीर को झंझोड़ रही थी। पंचायत में मौजूद हर शख्स ढके कंधों से शर्म से चेहरा झुकाए बैठा था। एक और बात कहूंगा, अपनी बीवी को इज्जत दे, बदले में वो आपकी इज्जत का ख्याल रखेगी। आज के बाद अगर किसी भी शौहर ने बिना जवाज अपनी बीवी पर हाथ उठाया तो इसका फैसला शमशेर हैदर मलिक की पंचायत में होगा और सजा मैं खुद मुंतखब करूंगा। पंचायत के बड़े बड़े सरदार आज इस लड़के के सामने लबों को सिए बैठे थे। जमाल फरीद ने चुनाचा 2 महीने के अरसे तक कमाल फरीद की
जमीन से फसल ली है। जमाल फरीद इसका सारा मुआवजा लौटाएगा और कमाल फरीद की जमीन के टुकड़े के बराबर एक टुकड़ा जमाल फरीद की जमीन से कमाल फरीद को दिया जाता है। और आज तक जितने भी लोग से इनकी जमीनें छीनी गई हैं, मुझे एक एक फर्द का नाम कल तक पहुंचाइए। ये इस गांव के सरदार का हतमी फैसला था। मिट्टी को भेजे वो सद ने गांव से जमाल फरीद को देखते जगह से उठ गया। राब कुछ हुआ है क्या? आफान के अचानक पूछने पर राब ने चौंकते उसे देखा, जो इसका बैग थामे मुंतफिक सा खड़ा था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों पूछ रहे हो? बैग को इसके हाथ से लेते वो शास्त्री से पूछने लगा। अफान ने निचले होंठ को दांतों तले कुचला। अब बोल भी दे यार। इसकी खामोशी राब को चुभ रही थी, जब भी वो झुंझलाए हुए पूछने लगा। इसकी खामोशी राब को चुभ रही थी, जब भी वो झुंझलाए हुए पूछने लगा, यार तू घर अंकल और मन्ना से झूठ बोल कर आया है कि तू टूर पर जा रहा है और अब तू इस्लामाबाद के लिए जा रहा है, क्यों? राब ने एक नज़र उसे देखा और फिर रिपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की तरफ नजरें मौजकर कर ली। वो जानता था कि अरफान इसका छोटा दोस्त था, मगर अरफान उसका अच्छा दोस्त था, मगर उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो उससे अपना दुख अपना गम शेयर कर दे। कुछ दर्द इंसान को खुद ही सहने होते हैं और वक्त राहब खानज़ादा अपने दुखों को सीने से लपेटे हुए एक आखिरी बाजी खुद के साथ खेलना चाहता था। वो कदम था जिसे लेते हुए उसने 3 साल लगाए थे। इसके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था जिसमें इसकी आने वाली ज़िंदगी बंद थी। उसकी आंखों में जोश नहीं था, बल्कि कोई रौनक, कोई चमक नहीं थी। होती भी कैसे जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। वो सिर्फ इसके रिश्ते नहीं थे, वो राब खानज़ादा का दिल था, और दिल के बगैर इंसान भला कैसे जी पाता है। कई बार ऐसा होता है अरफान के ज़िंदगी हमसे वो फैसले करवाती है जिनको करने का हौसला हमें ना पैदा होता है, मगर ये फैसला हमारी ज़िंदगी को बदलने की साख्त रखते हैं। मेरे बाबा की खता इतनी थी कि वो मोहब्बत के हाथों मजबूर हुए थे। मेरी मामा की गलती थी कि वो भाइयों की इज्जत को कुचल कर मेरे बाबा के साथ भाग गई। लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि ये वही है जिसकी माँ भाग गई है। वो दोनों चाहे इस दुनिया में नहीं रहे, मगर इनकी पहचान आज भी सब उसी नाम से करवाते हैं मुझे। वो तहम्मुल से लफ्ज़ों को मोतियों की तरह लबों से परोए अफान को देखते कह रहा था। अफान सांस रोके इस खूबसूरत शख्स को देख रहा था जिसका अंदर बेहद गहरा था। सोचो कि सतरें इतनी तहों पर छाई थी कि इनका आखिरी कोना ढूंढ पाना नामुमकिन था। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई देखे तो ये कहे कि ये वो है जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे। अगर वो होते तो अपने बेटे पर फख्र करते। इसकी आंखें चमकी थी, बल्कि किसी जगमग करते जुगनू की तरह। वो जो वीरान जंगलों में भटकते हैं, मगर अपनी रोशनी के सबब कभी रास्ता नहीं भटकते। मुझे फख्र है राब कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसकी पुश्त को थपथपाते अफान उससे सीने में भेजे मध्यम सरगोशी में बोला। राब के लब सादगी से मुस्कुराए। ख्याल रखना, मेरे बाद तू ही है जो मेरे अपनों का ख्याल रख सकता है। एक बात याद रखना, मैं दूर जरूर हूँ, मगर ये फासला सिर्फ वजूद का है। मुझे हर पल अपने पास पाओगे, अपने नज़दीक। अनाउंसमेंट सुनता वो उसे अलविदाई नज़रों से देखता बिल्कुल किसी धुंध की तरह आंखों से ओझल हुआ था। जिस्म को सद कर देने वाली यख बस्ता ठंड में वो नीले कपाते लबों को मेचे वीरान निगाहों से जगमगाती रोशनियों से भरी सड़क पर माउस दिमाग से लहजते वजूद के साथ शल हुए कदमों से चल रही थी। आंखें जलन से बंद हो रही थी। आंसुओं का एक फंदा सा था जो इसके गले में अटका सांसों को बेहंगम कर रहा था। अंदर उठा तूफान इस कदर तबाहकुन था कि वो नाजुक सी लड़की खुद को बचाने के लिए घर से दूर भागी जा रही थी। घर तो था ही नहीं इसका, कभी बसा ही नहीं था घर। वो तो सब के हिस्से के मदावे को आखिरी उधेड़ पन्नों का सीने आई थी, जिसका पैबंद सिर्फ उसकी ज़ात से लगाया जा सकता था। 6 माह बहुत होते हैं इंसान को इस अज़ियत से, इस कर्मनाक अलमात से निकलने के लिए, जिनकी अधूरी यादें इंसान की रूह को तेज़ाब की तरह भस्म करने लगी हों। उसने तेज़ी से आंखों से बहते आंसुओं को उंगलियों के पोरों से चुना। कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर हर बढ़ते कदम के साथ इसका दिमाग माजी में उलझता जा रहा था। तुम भागना चाहती हो मुझसे?
कानों में वही ससराहता हुआ लहजा गूंजा था। सांसों की तपिश अभी तक उसे अपने कानों पर महसूस हो रही थी। भागना नहीं चाहती मैं, भागते तो बुज़दिल है, मैं तुम्हें खाक कर देना चाहती हूँ। वो फिंकारी थी इसी नफरत से जिसके लिए वो मुकाबले के दिल में राज करती आ रही थी। वो दिलकश था, हसीन भी था, मगर इसके आंखों की मुस्कुराहट होंठों से मिलती इसके हसीन नकूश को जानलेवा बना रही थी। वो सांस रोके खुद से 2 कदमों के फासले पर खड़े उसे सफाक शख्स को देख रही थी जिसे वो कभी जान नहीं सकी थी। खाक करना और खाक होने में बहुत फर्क है रूहे दिल। इसकी आंखों में कुछ था, वो उसे देखती रही। वो रंग बदलती निगाहों वाला फिर से उसे बेबस कर रहा था। तुम देखना, बहुत दूर चली जाऊंगी मैं। वो जैसे खुद को यकीन दिला रही थी उसने कहते अपने सामने खड़े इस मगरूर हुस्न के मालिक को देखा। तुम दूर चली जाओगी, हो सकता है कि चली भी जाओ। वो कहते इसकी तरफ झुका था, उसने कदम पीछे को लिए। वो हंसा इसकी इख्तियार पर, मगर याद रखना एक भी दिन मुझे भुला नहीं पाओगी। उसकी आंखों में शरारे थे, मगर जबान पर वही सर्द लफ्ज जिनका वो माहिर था। कम से कम इस नाजुक लड़की को तो यही लगता था। वो जालिम नहीं था, वो जाबिर भी नहीं था, मगर वो शफाक जरूर था। आंखों के सामने तेजी से धुंध छाई थी। ठंड में अकड़ते वजूद से सिर्फ वो गर्म स्याल था जो रोज की तरह आज भी किसी लावे की तरह आंखों से बह रहा था। इस लड़की ने तेजी से आंखों को रगड़ा। पाँव में मजीद चलने की हिम्मत नहीं रही थी। वो किसी पागल की तरह अपने चारों तरफ देख रही थी। कहाँ था वो? तो क्या वो ख्वाब था? क्या वो सिर्फ इसका वहम था? मुझे नफरत से तुमसे नफरत। सफाक इंसान, मेरी रूह के कातिल हो तुम। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, गले में खराशें सी पड़ने लगी। वो नढाल सी होती किसी बेजान गुड़िया की तरह घुटनों के बल वहीं ढक सी गई। अकरम मलिक कहाँ है? वो एक बड़ा सा डेरा था, चारों तरफ खेतों में मजदूर काम कर रहे थे। कौन हो तुम? शीदे को सर तक पैर घूरते इस आदमी ने तशवीशी निगाहों से हाथ कमर पर अटकाए पूछा। काम है उनसे, वो मेरे साईं साथ आए हैं। तुम बता दो कि वो कहाँ है, हमें जरूरी काम है। शीदा जानता था कि यहाँ लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। डेरा इस्माइल खान में, इनके गांव के नजदीक तरीन इलाकों में अकरम मलिक बहुत से डेरों को संभाल रहा था, या यूं कहा जाए कि पैसों को संभाल रहा था। सैफ ने आंखों से चश्मा उतारते शीदे को देखा जो थोड़े से फासले पर खड़ा अकरम मलिक का पता पूछ रहा था। चलो मैं ले चलता हूँ। वह आदमी औजारों एक तरफ फेंकता स्याह गाड़ी को देखता हाथ कपड़ों से पूछते हुए बोला, साईं आ जाए। शीदा तेजी से गाड़ी की तरफ गया और अंदर बैठे सैफ मलिक से कहा जो उकताहट से इस जगह को देख रहा था। शीदे के कहने पर वो गाड़ी से उतरा। वो आदमी कच्चे रास्ते पर खेत के बीचों बीच चल रहा था। सुबह की तरोताज़ा हवा ने एक अजीब सा मनाजर बर्पा कर रखा था। हरी भरी घास पर पड़ी ओस के कतरे इनके पांव पर गिर रहे थे। सर्दी ना होने के बावजूद भी अच्छी खासी ठंड लग रही थी। सैफ ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते दूर एक कोठे के बाहर बैठे 4 से 5 आदमियों को देखा जो सराइकी में कोई गीत गुनगुना रहे थे। यकीनन वो अकरम मलिक के यार दोस्त थे जो इतने मस्त माहौल में झूल कर गा रहे थे। कहवे के बड़े बड़े प्यालों से भाप अभी तक उड़ रही थी। वो लोग आग की धकती लकड़ियों के धुएं के सामने घास की बनी एक काट जैसी जगह पर बैठे थे। इनके चेहरों पर तन्मयानियत के एहसास थे, जिसे दुनिया से दूर वो अपने रंगों में गुम थे। सैफ और शीदा सताइश निगाहों से इस जगह को देख रहे थे। ये मनाजर वाकई दिलों को छू लेने वाला था और वो वाकई मुतासिर हुए थे। इनके बीच अटकलियां खाता हंसता मुस्कुराता गोरी रंगत वाला शख्स गालिबन अकरम मलिक था, जिसे सैफ दूर से ही पहचान चुका था। बचपन में 1-2 बार अकरम मलिक को देखा था और कमाल था कि वो अभी तक वैसा ही था, हशाश बशाश ताज़ा दम। गाने के बोल वही बोल रहे थे। अचानक कुछ अजनबी चेहरों के पास आने पर वो चौंकते गर्दनें घुमाए मुड़ा।
सैफ पुष्ट पर हाथ बांधे खड़ा था। वो आदमी जो इन्हें वहां लेकर आया था वो भागता अकरम मलिक के पास गया। इसके कान में कुछ कहा, जिस पर वो आंखें छोटी किए सैफ मलिक को देखने लगा और फिर जगह से उठता हुआ अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आ जाएं आप लोग, उस आदमी ने सीधे से कहा था तो सैफ ने जबड़े भींच लिए। वो गुस्से पर काबू पाते अंदर की तरफ बढ़ा था। दरवाजा काफी छोटा और लकड़ी का था, जिसकी वजह से उसे झुककर अंदर आना पड़ा। सामने ही काट पर तकिए से टेक लगाए मूंछों को ताव देता अकरम मलिक पहले छत को और फिर सैफ को घूरने लगा। सीधा बाहर ही खड़ा था और वो आदमी सैफ को छोड़ वहां से चला गया। गालिबन आपने मुझे पहचाना नहीं। वो एक तरफ पड़ी बुसीदा सी लकड़ी की कुर्सी को खींचता खुद ही इसके सामने बैठा। अकरम ने सर को हाँ में हिलाया। मैं आपके ताया फयाज मलिक के बड़े बेटे आतिफ मलिक का बेटा हूँ, जो अब दूसरे गांव में रहते हैं। इसकी बात सुनते अकरम के माथे पर तनाव आया। वो झटके से उठ बैठा, आंखों में खून उबल रहा था। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सैफ इसके रद्दमल से पहले बोला। जगह से उठने की कोशिश करता अकरम चौंका और फिर कुछ सोचते सर को हाँ में हिलाया। सैफ ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और फिर अपनी बात कहना शुरू की। इसकी बात सुनते सुनते अकरम मलिक के चेहरे का तनाव खुद ब खुद गायब होता चला गया। आपने बरूने मुल्क किसी गोरी से शादी की हुई है। होंठों से चाय का कप लगाता बेगम अब्तसम शाह चौंका और फिर अपने सामने बैठी अकीदत अली शाह को देखा, जो इसके चचा की बेटी थी। बेगम अब्तसम शाह का बड़ा बेटा था, जिसने बरूने मुल्क सेट होने के लिए शादी की हुई थी। नजमा बेगम कई बार कमल बेगम से अकीदत को बहू बनाने की ख्वाहिश कर चुकी थी और ये ख्वाहिश भी अली शाह के हिस्से में अब्तसम शाह के घर और ज़मीन की वजह से थी। जी हाँ, गालिबन आपको पता होगा इस बाबत। वो कप मेज पर रखते उसकी गंदमी रंगत को देखने लगा। तीखे नकुश नागवारी से तने हुए थे। ज़ैनब खुद भी शादी करना चाह रहा था, मगर खुद से छोटी लड़की को तरजीह इसने माँ के कहने पर दी थी। नजमा बेगम जक्की और मन्नत के साथ इन दोनों की शादी भी कर देना चाहती थी और कुछ ऐसा ही ख्याल कंवल बेगम का भी था। तो दूसरी शादी का नादर ख्याल आपके जहन में खुद से आया या फिर घर वालों की मरहूम मिन्नत है? वो टांग पर टांग जमाए किसी बड़े बुजुर्ग की तरह इस्तफार करने लगी। जक्की थोड़ा कम लिए दिए अंदाज में रहता था, जबकि 31 साला ज़िंगम थोड़ा अक्खड़ और सख्त मिजाज था। इसके मुताबिक औरतों का काम सिर्फ काम करना है, जबान चलाना नहीं। अकीदत की जबान दराजी से सख्त बुरी लग रही थी, मगर इसकी खूबसूरती आड़े आ रही थी। तीखे नकुश कुछ सदपन से तने गवस ढा रहे थे। शहद रंग बाल लापरवाही से दोनों कंधों पर झूल रहे थे। चेहरा हर किस्म के बनाव सिंगार से आरी था और स्टालर गोल करती गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। ज़ैनब को महसूस हो रहा था कि वो इसका जायजा ले रही थी, जैसे वो लड़की हो और सामने एक लड़का मौजूद था। शादी कोई बच्चों वाला खेल नहीं, और तुम जानती हो अगर मैं यहाँ हूँ तो मर्जी से आया हूँगा। वो अब संजीदगी से इसका जायजा ले रहा था। थोड़ी देर पहले इनकार करने के लिए बिना इरादा अब बदल रहा था। ये लड़की उसे कुछ अजीब लगी, मगर कुछ खास था इसमें जो वो सिर्फ जवाब देता जा रहा था, वो भी बिना सोचे। मतलब आपकी ज़रूरत एक से पूरी नहीं हो रही जो दूसरी कर रहे हैं। अकीदत का माइंड सेट था उसे बस किसी भी तरह सामने वाले को गुस्सा दिलाना था और फिर इनकार की नौबत ही नहीं पड़ती। बरूने मुल्क शादी सिर्फ सेट होने के लिए की है, वरना ज़रूरत तो एक से ही पूरी करूँगा। इसका लहजा कुछ कच्चा हुआ था। ऐसे अकीदत से इस कदर बोलने की उम्मीद नहीं थी। कुछ वो कज़न थे रिश्ते में, मगर जब वो लिहाज बाल-ए-ताक रख कर बोल रही थी तो वो क्यों पीछे रहता। आपके नज़दीक शादी एक खेल है। फ़र्ज़ करें कि आपकी पहली बीवी आपको छोड़ दे, आप मुझसे शादी कर लें, और फिर आप क्या करेंगे? बाहर के मुल्क सेट होने के लिए क्या तीसरी शादी कर लेंगे? अकीदत ने उसे आईना दिखाया। जो अब वो जानती थी वो हंसने लगी। ज़ैनब की आंखों में मिर्ची सी भर गई। वो मुठ्ठियां भेज गया। पहली बात, मुझे सेट होना था, सो वो मैं हो गया। वो लड़की अब मेरे साथ नहीं रहती, मैंने उसे छोड़ दिया है। वो जगह से उठा तो किधर हैरत से उसे देखने लगी। और मुझे तीसरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ज़रूरत दूसरी से ही पूरी हो जाएगी। अकीदत का चेहरा लहू छिलकाने लगा। वो दांत पर दांत जमाए उसे घूरने लगी। बाई द वे, कोशिश अच्छी थी, मगर अब मुझे दूसरी शादी की ज़रूरत महसूस हो रही है। सो बी
बी रेडी वाइफ टू बी। वो झुकता, इसके चेहरे को नजरों में भरता, आंख वांक करता, लम्हों में वहां से ओझल हुआ। इस बार भी बारिश नहीं पड़ रही सरदार, और अगर ऐसा ही रहा तो हफ्ते 2 हफ्ते तक फसलें गिर जाएंगी। अभी नई नई फसल उगी है और बारिशें ना पड़ने से किसान परेशान है। ऐसा करो, जिन इलाकों में पानी की रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही, इन इलाकों में ट्यूबवेल लगाने का बंदोबस्त करो, और ये काम 1 हफ्ते तक खत्म हो जाना चाहिए। शमशेर हैदर ने कुछ सोचते हुए राहदारी अबूर करते कहा। गौहर इसकी पीछे पुष्ट पर हाथ बांधे चल रहा था, मगर इतने वक्त में और इतने सारे ट्यूबवेल का सरमाया, ये सब कैसे होगा? गौहर ने फिक्रमंदी से कहा, और ये सच भी था। गांव के हालात चाहे पहले से बेहतर हुए थे, मगर इतने भी बेहतर नहीं हुए थे कि लोग ट्यूबवेल लगा पाते। ऊपर से इस पर आने वाला खर्चा बहुत ज्यादा था। खर्चे की फिक्र मत करो गौहर, काम रुकना नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि हर जगह तक पानी की फराहमी यकीनी होनी चाहिए। जी सरदार, जरूर। गौहर सर को हाँ में हिलाए सामने से आती चाहत को देख फौरन से वहां से नजरें झुकाए मुड़ा। लाला, वो चहकती भागती हुई खामती शमशीर के पास आई। शमशीर रुक गया। इसके करीब आने पर मोहब्बत से सर पर बूसा दिया। लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट उभरी और फिर मध्यम हुई। लाला की जान, ये क्या है? वो हैरत से चाहत के हाथों में मौजूद इस कढ़ाई वाली स्याह मर्दाना शाल को देख पूछने लगा। बलाज सामने दूसरे चौबारे पर था। वो अम्मा साई के पास खाने जा रहा था, जो कि शमशीर ने हवेली के पिछले हिस्से में खवातीन के लिए बनाया था, जहाँ पर कढ़ाई का काम जहाँ आरा बेगम औरतों को अपनी जेरे निगरानी सिखा रही थी। 2 माह से चलने वाला ये कारखाना अब काफी तरक्की कर चुका था। वहां से बुनी गई शालें, चादरें और दीगर अशिया को गौहर अपने मौजूदगी में शहर ले जाकर अच्छे दामों में फरोख्त करता था, जिससे कम से कम इन खवातीन के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना अब कुछ आसान हो चुका था। चुनांचे गांव काफ़ी बड़ा था और ये छोटा सा कदम अभी अपने पाया तकमील तक ना पहुंचा था, मगर शमशेर को उम्मीद थी कि जल्द या बदतर कारखाना ज़रूर बढ़ेगा। लाला, मैंने 10 टांके बनाने सीखे हैं, और ये देखें, आपके लिए शाल बनी है मैंने। चाहत की चमकती दीदों की मान से आंखें शमशेर पर अटकी थी, जो बड़ी मोहब्बत से इसके हाथ की बनी शाल को छूकर महसूस कर रहा था। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया ने वाकई बहुत अच्छी बुनी है। वो तारीफ किए बिना ना रह सका, और यहाँ तो मामला जान से अजीज बहन का था। बलाज दूर से इन बहन भाइयों को देखता रहा। इनसे रहा ना गया तो हवेली के हिस्से की तरफ वो सीढ़ियां फलांगता हुआ पहुंचा। आंखें फैली हुई थी, माथे पर सलवटें थी। ऐसे नहीं लाला, आप ओढ़ो इस शाल को, वो जिद करने लगी। शमशेर को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। वो बहुत कम शलवार कमीज पहनता था, वो भी जिरगे या पंचायत पर जाने के मौके पर। बेटा, आप ऐसा करो, बिलाज को दो, वो ओढ़ता है और मैं देखता हूँ। बिलाज, जो एक हाथ सीने पर लपेटे और दूसरे की मुट्ठी बनाए दोनों को देख रहा था, फौरन से बड़े भाई की बात पर लबक कहा। उसे लगा शायद अम्मा ने कोई नया टांका बुना होगा, तभी ये पागल लड़की शाल को हाथों में उठाए घूम रही थी। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये शाल खुद उसने बुनी है, और वो भी शमशेर के लिए। चाहत ने बिलाज के बड़े हाथ को देखा और फिर गुस्से से शाल पुष्ट पर छुपाई। मैं क्यों दूं उसे ये शाल? मैंने लाला के लिए बुनी है। वो बिलाज को देखकर भी नजरअंदाज कर रही थी, और शमशेर हैदर की मौजूदगी में वो बिलाज को किसी को भी इग्नोर करने की साख्त रखती थी। बिलाज का चेहरा धुआं हुआ। उसने गुस्से से इस छटाक भर सी लड़की को देखा और फिर मुट्ठियां भेजते हाथ पीछे किया। वो जबड़े भेजे छत के फर्श को घूरने लगा। बुरी बात है चाहत, शमशेर ने उसे डांटा। बिलाज का धुआं हुआ चेहरा उसे झटका था। वो नरमी से उसे देख के बोला, आप लेंगे ये शाल? अभी वैसे भी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, और फिर आप जब भी शलवार कमीज पहना करेंगे तो इसी को ऊपर लेंगे। वो बिना इसकी सुने खुद ही आगे हुई थी और लाड से इसके कंधे पर पाँव रखते शाल फैलाने लगी। बिलाज होंठ कतराने लगा। दिल चाह रहा था अभी इसके बालों को जड़ से उखाड़ कर उसे गंजा कर दे। शमशेर झुका था इसके आगे, और ये वो वाहिद लड़की थी जिसके आगे उसे झुक जाना तौहीन नहीं, इज्जत लगती थी। हाय माशाल्लाह लाला, वो सस्ताइशी निगाहों से इस हसीन नौजवान को देख रही थी, जिसकी सफेद रंगत पर वो स्याह शाल गबस ढा रही थी।
शमशेर मुस्कुराया और शाल को दूसरे कंधे पर ठीक किया। ये इसकी बहन का मान था और मान तो निभाए जाते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मा की मदद करनी है। वो अपनी ही धुन में मगन शमशेर को निगाहों ही निगाहों में देखती, नजरें उतारती, वहां से भागती जीनियां चढ़ने लगी। शमशेर ने उसे जाता देख और शाल उतारते बाजू पर रखी। अब वो बलाज की तरफ मुतवज्जो था। क्या इरादा है आगे का लाडले? उसके कंधे पर हाथ रखते उसने मौजू बदला। जो गुस्से में लाल पीला हो रहा था, शायद ये गुस्सा था या फिर जलन। शमशेर ने गहरी निगाहों से उसे देखा। कुछ नहीं लाला, आपके साथ बिजनेस संभालूंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला, मगर इसकी कोशिश नाकाम रही थी। शमशेर ने सर को हाँ में हिलाया। ये तो अच्छी बात है बिलाज, वो वाकई खुश था। अब इसका बिजनेस मजीद मजबूत होने वाला था। अगर वो अपनी खुशी से उसे ज्वाइन करता, उसे कोई मसला नहीं था, वरना वो सुबह वो जिद नहीं करना चाहता था। तो कल तुम तैयार रहना, कल जा रहा हूँ एक हफ्ते के टूर पर, तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, तुम पीछे से देख लेना। बलाज ने सर को हाँ में हिलाया और वहां से जाने लगा। अच्छा सुनो, गौहर से कहना कि कल से चाहत को यूं ले जाया करे, अब से ये इसकी जिम्मेदारी है। शमशेर की शार्प निगाहें इसके चेहरे पर अटकी हुई थी। बिलाज के माथे पर बल नुमाया हुए, मगर साथ ही वो खुद को कंपोज करता सर को हाँ में हिलाए पीछे को मुड़ा। शमशेर काफी देर तक उसे देखता रहा। साईं, मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, आपको पता है उसे भी ये शाल बहुत पसंद है और मैंने सोच लिया है कि एक शाल मैं उसके लिए भी बुनकर ले जाऊंगी। वो किचन में जहां आरा बेगम के पास खड़ी कब से इनका सर खा रही थी, जो मुस्कुराते हुए अपनी चिड़िया की बातें सुन रही थी। जरूर मेरी जान, और ऐसा करना कि बिलाज के लिए भी एक शाल बुनना उसे तो बहुत पसंद है ये कढ़ाई। सच अम्मा? बिलाज के नाम पर चाहत की आंखें चमकी। आंखों के सामने वो मगरूर शख्स लहराया जिसका नखरा ही अलग था। वैसे अम्मा, साईं ये बिलाज साईं इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? अच्छा तुम्हें क्यों लगा ऐसा? जहारा बेगम ने रुख इसकी तरफ किया, जो आंखें फैलाए स्याह सूट में मुबलस कोई हूर दिख रही थी। मुझे लगता नहीं, वो ऐसी ही है। अब वो नाखन मुंह में डाले कुतराने लगी, साथ साथ इस बेहिस को भी याद कर रही थी जो बात पे बात टोकने से बाज नहीं आता था। अम्मा साईं, मैं जरा खेतों तक जा रहा हूँ। बिलाज जिसकी बात सुन चुका था, मगर थोड़ी देर पहले वाली इग्नोरेंस वो भूला नहीं था। जब भी वो स्पार्क चेहरे से अंदर आया, माँ अम्मा से मुखातिब हुआ। इस वक्त वो चौंकी, हैरत भी हुई। रात के 10 बजे वो यूं बाहर क्यों जा रहा था? अम्मा साईं, फाहिद आया है घर, इसीलिए बुलाया है। फाहिद इनकी फैमिली में से था और बिलाज के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी थी। वो बैरून मुल्क मुलाजिम करता था और अब छुट्टियों पर गांव आया हुआ था। क्या सच में? चाहत एकदम से उछली और चीखने के साथ कैसे अंदाज में बोली। चाहत का ऐसा रिएक्शन, वो भी फाहद के आने पर, बिलाज को सख्त बुरा लगा था, मगर इग्नोर कर गया। अम्मा साईं, मैं भी जाऊं? जरा ज़ारा से भी मिल लूंगी। फाहद और चाहत काफी क्लोज थे एक दूसरे से, और वो वाहिद लड़का था जिसे शमशेर चाहत से मिलने से नहीं रोकता था। वजह इसका चाहत को बहनों की तरह ट्रीट करना था। शमशेर और बिलाज इसकी आदत से वाकिफ थे। वैसे भी इसकी शादी हो चुकी थी और वो अब भी कभी कभार चाहत से बात करता था। बेटा, रात हो चुकी है और आप इस वक्त नहीं जाएंगी। जहारा बेगम ने बेटी के साथ तासर को देख खुद ही चाहत को मना कर दिया, जिसका मुंह लटका था। उसने किन अखियों से इस राक्षस को देखा जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। साईं, आप ले चले मुझे प्लीज, वो मासूमियत से उसे देखती आज से बोली। बिलाज अम्मा साईं के सामने इस पागल लड़की के साईं कहने पर जज्बज हुआ, जबकि जहां आरा बेगम ने हंसी छुपाई। जाओ कमरे में चाहत, ये वक्त नहीं बाहर जाने का है। कोई वो दांत पर दांत जमाए लहजे को नॉर्मल रखते मगर आंखों से शोले उगलता बोला, अम्मा साईं ये आंखें दिखा रहे हैं मुझे, हर रोज ऐसा ही करते हैं, यूं नहीं छोड़ने जाते हैं तो भी ऐसे आंखें दिखाते हैं। बिलाज ने उसे घूरा, जो मौका मिलते ही इसके सामने ही जबान के गुण दिखा रही थी। बिलाज, जहारा बेगम ने बिलाज को घूरा, ऐसा नहीं है अम्मा साईं। वो गिड़गिड़ाते हुए उससे 2 फुट की लड़की को घूरते हुए सफाई देने लगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो इनसे कहें कि मुझे भी साथ ले चले अपने। वो हाथ सीने पर बांधे किसी जिद्दी बच्चे की तरफ बोली। बिलाज ने जबड़े
भेज ली, चलो अच्छा चलो मेरे साथ। कुछ सोचते हुए अम्मा के सामने ही ऐसे आने का कहते बाहर की तरफ निकला। चाहत एकदम से चहकी थी, फौरन से अम्मा साई से लिपटते वो बाहर की तरफ भागी। वो एक नाइट क्लब था, ऐसी जगहों पर उसे जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर से आए हुए उसे 1 महीना हो चुका था। मन्नत और इब्राहिम शाह इससे राब्ता ना कर सके, इसी बाबत इसने नंबर बदल लिया था। चुनाचा वो जॉगिंग ले रहा था और इसी वजह से उसे ट्रेनिंग के तौर पर एक केस सॉल्व करना था। वो पुलिस में आना नहीं चाहता था, मगर अब इसके सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। आज से 3 साल पहले इसके बाबा के एक दोस्त जो पुलिस में कमिश्नर थे, वो उसे अपनी डिमांड पर ऑफर कर चुके थे, मगर राब ने इन्हें इनकार कर दिया। जिसके बाद भी उन्होंने उसे साफ कहा था कि जब भी दिल बने वो आ सकता है। 1 महीने पहले वो सीधा कमिश्नर शेरगुल के पास गया था, जो उसे देख काफी खुश हुए थे और इन्हीं के कहने पर राब को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। और अब एक केस इसके हवाले था, जिसके बाद वो डायरेक्ट एसपी के तौर पर पुलिस को ज्वाइन करने वाला था। है रोकी। वो अपनी सोचों में गुम एक कॉर्नर पर खड़ा था जब लीजा की आवाज इसके कानों में गूंजी। राब ने रुख मोड़े, सुर्ख ड्रेस में मुबलिस लड़की को देखा, जिसकी आंखों में सताइश थी राब खानजादा के लिए। है लीजा। राब मुस्कुराया और उसके करीब आने पर उसे हग किया। ये लड़की यूनी में ड्रग्स स्मगल केस में मुबलिस थी और राब खानजादा का मोहरा। काफी लेट हो गए तुम। राब के कोट पर उसके दिल के मकाम पर हाथ रखती वो गहरी निगाहों से उसे देखते बोली। राब अपनी बेजारी को छुपाए शौक निगाहों से उसे देखने लगा। आ तो गया डार्लिंग। वो हंसते हुए इसके गाल को छूते शौकी से बोला। वो लड़की कहका लगाते सर इसके सीने में दे गई। राब ने ना चाहते हुए भी इसके गिर्द बाजू हायल किए। मुझे लगता है हमें रूम में चलना चाहिए। लीजा ने इसके कान के करीब सरगोशी की। राब घबराया। इसका प्लान तो कुछ और था। वो यही इससे सब उगलवाना चाह रहा था, मगर ये लड़की कुछ ज्यादा तेज थी। वाई नॉट बेबी। वो हंसते हुए गोया हुआ और उसे कमर से थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों की तरफ जाते राब ने सरसरी तौर पर आगे पीछे देखा। इसकी नजरें एक मनाजिर पर ठहर सी गई। रोकी। उसे नीचे उतरता देख लीजा ने उसे बाजू से थामा। लीव मी। वो धारा। लीजा ने घबरा कर इसका हाथ छोड़ दिया, जो भागते हुए नीचे गया। दूर रहो तुम सब। वो भागते हुए मन्नत के करीब पहुंचा। उसे बाजुओं में भीगते वो ऊंचाई में गड़गड़ाया। वहां मौजूद लड़के एकदम से चौंके। अबे तू कौन है? इनमें से एक आगे होते राब को पीछे को धक्का देते घर आया। राब ने सर निगाहों से उसे घूरा। फैजान। वो धारा था। इसके आसपास मौजूद इसकी टीम एकदम से अल्टर हुई। इनमें से एक भी भागना नहीं चाहिए। मन्नत का सर अपने सीने में छुपाए वो पास आते फैजान को देख बोला। फैजान ने हैरानगी से उसे देखा और फिर उस लड़की को जो पूरी तरह से इसमें छुप चुकी थी। राहब ने झुकते उसे बाहों में भरा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हुआ। हाँ बोल। मोबाइल कान से लगाते उसने लैपटॉप गोद में रखते कहा था। तुझे पता है क्या हो रहा है यहाँ? हारिस छूटते ही उस पर गरजा। शमशेर ने नागवारी से नाक चढ़ाई। बिहेव हारिस। वो टोके बिना ना रह सका। शट अप बिहेव के रिश्तेदार, तू जानता भी है कि क्या हो रहा है? हारिस ने दांत पर दांत जमाए गराते हुए पूछा था। शमशेर लैपटॉप पर टाइपिंग करता उसे सुन रहा था। क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता, तू बता दे। शमशेर ने अनजान बनने की एक्टिंग करते लैपटॉप शट डाउन किया। दूसरी तरफ हारिस तलमिला गया। वो जानता था कि शमशेर झूठ बोल रहा है। अकीदत की शादी हो रही है, इस हफ्ते से फंक्शन शुरू है। हारिस ने एक ही लफ्ज पर जोर देते कहा था, जबकि दूसरी तरफ वो बिल्कुल रिलैक्स था, सोफे की पुश से टेक लगाए बैठा था। तू कुछ कहेगा अब या नहीं शेर? इसकी ढिठाई पर हारिस को जी भरकर गुस्सा आया। क्या वो बेवकूफ था या फिर उसे बना रहा था? अच्छा मुझे कुछ कहना है हारिस। तेरी बहन की शादी है, मुबारक हो तुझे। इसका लहजा आम सा था, मगर हारिस को सुलगाने के लिए काफी था। घटिया कमीने इंसान, मैंने गलती कर दी तुझे फोन करके। मुझे लगा था कि तू
कुछ करेगा इस शादी को रोकने के लिए, मगर नहीं, तू तो बिल्कुल मस्त माहौल में लेटा हुआ है घर, जा आराम कर, तुझे डिस्टर्ब कर दिया मैंने। हारिस गुस्से से गालियों से नवाजता काल कट कर गया। शमशेर ने फोन दूर उछाला और आंखें मूंदे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था।